नमस्कार, आपके कार्यक्रम सीधा संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन और इस सप्ताह हमारे मेहमान हैं ओपी सिंह, जो कि एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा मोचक बल के महानिदेशक हैं, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। और जो ये राष्ट्रीय आपदा मोचक बल है वो हर जगह जहां जहां इस तरह की घटनाएं होती हैं आपदा की, वहाँ ये टीम जाकर के लोगों की सहायता करती है। और हाल में जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में जो हुदहुद के कारण तबाही हुई, उसमें एनडीआरएफ की बड़ी सराहनीय भूमिका रही है। तो आपका स्वागत है सिंह साहब इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। इसके बारे में आम लोग बहुत कम जानते हैं। वैसे तो ठीक है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकार भी अपने यहाँ बना हुआ और उसी के तहत ये भी है। 2005 में जो आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया, उसमें एक ये प्रावधान किया गया कि ऐसा बल होना चाहिए। अभी जब 2005 के बाद आप क्या देख रहे हैं कि आपको जो काम करने का मौका मिला, चाहे कश्मीर में या उत्तराखंड में या आंध्र प्रदेश में, आप कितने संतुष्ट हैं अपने कामों से? नहीं, बहुत हद तक हम संतुष्ट हैं, लेकिन संतोष जो है वो अभी पूरी तरह बरकरार नहीं है। अभी हमें और भी आगे जाना है, अभी हमें और भी अचीव करना है। आपने सही कहा कि 1999 में जब सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में, तब हमारे देश में आपदा प्रबंधन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और उसके बाद भुज का अर्थक्वेक आया और उसके बाद सुनामी 2004 में आया। तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि एक ऐसे मैकेनिज्म को स्थापित किया जाए जिससे हमारा आपदा प्रबंधन बहुत अच्छी तरह हो सके। और 2005 में, जैसा कि आपने भी बताया, 2005 में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना और उस एक्ट में एक प्राविधान किया गया कि एक एनडीआरएफ नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स होगा और उस फोर्स की ड्यूटी या उस फोर्स का मैंडेट यही होगा कि हम स्पेशलिस्ट रिस्पांस फोर्स की तरह काम करें और कोई भी अगर डिज़ास्टर कंट्री में आता है तो हम उस पर तुरंत रिस्पॉन्ड करें। और यही कारण है कि एनडीआरएफ जो है उसके गठन के बाद हम लोगों ने कई डिज़ास्टर्स देखे। जम्मू एंड कश्मीर का भी हाल का ही डिज़ास्टर है, उसके पहले उत्तराखंड में डिज़ास्टर हुआ, फाइलिन का आया डिज़ास्टर, अभी आंध्र प्रदेश से हम जूझ रहे हैं। तो इन सभी डिज़ास्टर्स में एनडीआरएफ की एक बहुत ही अहम भूमिका रही है और इसे काफ़ी व्यापक तरीके से लोग जानते हैं। एक इसकी कमी ये मानी जाती है कि आपके जो 10 बटालियन हैं आपके पास, वो आप अलग अलग जो अर्धसैनिक बल हैं, बीएसएफ है या सीआरपीएफ है, आप वहाँ से लेते हैं। तो 4 साल के बाद फिर वो वापस चले जाते हैं, तो आप लगातार प्रशिक्षण देने की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास अपनी ही टीम हो जिसको कि किसी कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं, तो क्या वो बेहतर नहीं होगा? नहीं, इसमें काफ़ी डिबेट हुआ जब गठन हो रहा था इस बल का, तो इसमें काफ़ी डिबेट हुआ। हम इसको इंटायरली एक डेपुटेशनिस्ट फोर्स मानते हैं और जैसे एनएसजी है या एसपीजी है, उस तरह की एक विशेष बल। और हम 5 साल में उन पैरामिलिट्री फोर्स के पर्सनल को वापस करते हैं, लेकिन हम एक साथ नहीं करते हैं, हम 20% पर ईयर करते हैं। राज्यसभा की तरह प्रतिशत रिटायर जी जी, तो 20% हम प्रत्येक वर्ष करते हैं ताकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। और हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं, हमारे ट्रेनर्स हैं जो उन सभी व्यक्तियों को जो नए नए आते हैं उनको ट्रेन करते हैं, तो इस तरह निरंतरता बनी रहती है। ये आंध्र प्रदेश, अभी सबसे तो हाल की घटना आंध्र प्रदेश है, उसमें जो जैसे विशाखापत्तनम की इतनी तबाही हुई जी, किस हद तक आप रोक पाए? अगर आप नहीं होते तो शायद ज़्यादा तबाही होती, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि तबाही बहुत ज़्यादा, शहर पूरा बर्बाद हो गया। देखिए, तबाही तो बहुत हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जान की सुरक्षा को रोकने में काफ़ी मदद की है और उसमें कामयाब हो पाए हैं। पहले हमारा कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं होता था, इतने साइंटिफिक तरीके से हम उसको पूर्वानुमान नहीं कर पाते थे। इस बार और लास्ट ईयर भी हम लोगों ने फाइलिन में देखा कि अगर हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम हो और बहुत एक्यूरेट हो, बहुत रियलिस्टिक टर्म पे हो, तो हम अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसके लिए तो मौसम विभाग को काफ़ी बधाई। बिल्कुल, मौसम विभाग उसके लिए बधाई का पात्र है और हमारा कोऑर्डिनेशन मौसम विभाग से हमेशा बना रहता है। हम लोग कोऑर्डिनेट तरीके से करते हैं और उसके बाद ही हम लोग अपने एनडीआरएफ की टीम्स को प्री पोजीशन करते हैं। वहाँ पे हमारा यूएसपी अभी भी एनडीआरएफ में 2 ही है। कहते हैं प्री पोजीशनिंग ऑफ द फोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और यही कारण है कि हमने एनडीआरएफ की टीम्स को 3-4 दिन पहले ही वहाँ प्री पोजीशन कर दिया और उसके बाद हमने प्रोएक्टिव तरीके से डिप्लॉय किया। उसका डिप्लॉयमेंट हमने एकदम रियलिस्टिक टर्म पे किया कि जहाँ जहाँ मौसम विभाग ने हमें बताया
कि इन इन जगहों पे ख़तरा है। जैसे पहले हमारी आशंका थी कि उड़ीसा में लैंडफॉल होगा, गोपालपुर से लेके विशाखापट्टनम के बीच में कहीं भी हो सकता है। फिर बहुत पिन पॉइंटेड तरीके से मौसम विभाग ने बताया कि नहीं, विशाखापट्टनम या उसके इर्द गिर्द जगहों पे होगा। हमने सारा कंसंट्रेशन उस पर कर दिया। तो इस प्रकार अर्ली वार्निंग सिस्टम का हमें बहुत फ़ायदा होता है और एनडीआरएफ की टीम्स उससे कोऑर्डिनेटेड होकर काम करती है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो हमारे लिए विशेषता के तौर पे है कि हमारा टेक्नोलॉजिकल टूल्स, एनडीआरएफ ने बहुत ही अपने एक्सपर्टीज़ को बढ़ाया है। हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है जिससे हम साइक्लोन की स्थिति में जो स्ट्रक्चर्स कोलैप्स कर जाते हैं उसमें हम सर्च एंड रेस्क्यू काफ़ी अच्छे ढंग से कर पाते हैं। हालांकि ये स्थिति यहाँ पे बहुत नहीं आ पाई, लेकिन पिछले कई डिज़ास्टर्स में इस प्रकार का देखा गया, तो हम सर्च एंड रेस्क्यू में बहुत एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं। उसी प्रकार रोड ओपनिंग में, रोड क्लियरेंस में, जैसे अभी हमने देखा आंध्र प्रदेश में कि आंध्र प्रदेश में हमारा एक बहुत ही बड़ी प्रायोरिटी मेरे सामने थी कि किस प्रकार हम रोड्स को क्लियर करें ताकि पब्लिक कम्युनिकेशंस बना रहे। रोड्स जो कि हॉस्पिटल्स जाते हैं, रोड्स जो कि कलेक्ट्रेट जाते हैं, रोड्स जो कि पब्लिक बिल्डिंग्स में जाते हैं, और हम लोगों ने लगभग 400 या 450 किलोमीटर के रोड्स को क्लियर किया। वो हमारे एनडीआरएफ की टीम्स ने रात में काम करके, दिन में काम करके उन सबों को किया। तो कुछ टेक्नोलॉजी कह रहे हैं कि अभी शहर को सामान्य होने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। ये कहना तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि कितने समय लगेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोग नॉर्मलसी को रिस्टोर करने में लगे हुए हैं। वो बात तो आपकी सही है कि जहाँ तक जान माल का नुकसान है उसमें काफ़ी हद तक जो है नियंत्रण हो पाया, लेकिन जो बाकी तबाही, जो संपत्ति की उसमें कुछ और सफलता नहीं मिल सकती थी क्या? नहीं, उसमें सफलता तो बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है। आप देखिए, साइक्लोन जब भी आता है तो 3 चीज़ों को हमेशा याद रखना पड़ता है। एक तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव विंड होता है, उस विंड की गति जो है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव। इनफैक्ट साइक्लोन 195 किलोमीटर, लास्ट ईयर का फाइलिन जो है 220 किलोमीटर पर आवर था, तो डिस्ट्रक्टिव विंड होता है। दूसरा एक स्टॉर्म सर्ज होता है, वो सर्ज भी जो है बहुत हाई लेवल का होता है जिसके कारण डिस्ट्रक्शंस होता है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इंसेसेंट रेन, मतलब एक्सीडिंगली लगातार बारिश हो रही है, और वो बारिश जो है वो काफ़ी तबाही करती है। और साइक्लोन में जब लैंडफॉल होता है, जब वो हिट करता है किसी जगह को, उसके बाद कुछ देर के लिए लल पीरियड रहता है, एकदम शांत रहता है। लोग समझते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला है, और वो लल के बाद फिर पुनः उसका पुनर्जीवन होता है। तो इस प्रकार जो है उसी समय तबाही सबसे ज़्यादा होती है। तो अब बहुत सी चीज़ें निर्भर करती हैं कि विंड का स्पीड कितना है, सर्ज कितना है, और रेनफॉल कितना हो रहा है। तो ये तो नेचुरल डिज़ास्टर है, इसमें हम लोग उस पर सफलता पा नहीं पाते हैं। इसलिए लेकिन हमारा ये है कि हमारा ये प्रयास रहता है कि हम कम से कम कैजुअलिटीज़ को रखें, और इस बार भी बहुत कम कैजुअलिटी। आप काफी लोगों को आप निकाल पाए वहां से, पहले बहुत आप निकाल लिया। तो ये तो है कि अगर जहां पर तूफान है, साइक्लोन जो आपने कहा वो है, तो उसमें तो खैर जो पहले से मौसम विभाग ने चेतावनी दे रखी तो उससे बहुत फायदा हुआ। लेकिन और तरह के जो आपदा है, मान लिया भूकंप है जैसे, उसमें तो किसी चेतावनी भी नहीं दी जा सकती। भूकंप को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। वही कहा, उसमें तो आप घटना के बाद ही हम जाते हैं। जब अगर कहीं भूकंप आता है तो उसके बाद हम रश करते हैं, और उसके बाद ही हम कोई कार्रवाई शुरू करते हैं। जैसे सिक्किम में जो मैंने पढ़ा कि वो ये था कि आपके पास संयंत्र इतने छोटे नहीं थे कि आप पहाड़ों पे जा सकें, बड़े बड़े इक्विपमेंट थे, वो एक परेशानी आपको होती है। देखिए, ये सही है कि हाई वल्नरेबिलिटी रीजन में हमारे पास कुछ कमी हो जाती है, क्योंकि जैसे हमने लास्ट ईयर उत्तराखंड में भी देखा, उत्तराखंड में भी हमने देखा कि वी कुडंट बी एबल टू रीच आउट टू द पीपल, अफेक्टेड लोगों को, पीड़ित लोगों के, चूंकि इतना स्पर्स वो था, कितनी फैली हुई आबादी थी कि उन सबों के बीच हम पहुंच नहीं पाए। सबसे बड़ी चुनौती तो उत्तराखंड में वही थी कि इतने सुदूर के इलाके थे, पहाड़ी इलाके थे, टेरेन जो है कहा जाता है इतना मुश्किल था वो कि उसमें वहाँ पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। और दूसरी बहुत बड़ी मुश्किल है जो हमारे लिए, वो है कि हमारे पास कोई डेडिकेटेड एयर सपोर्ट नहीं है। हमारे पास डेडिकेटेड एयर सपोर्ट अगर हो तो हम शायद और भी जल्दी पहुंच। हाँ, ये है कि फिर आपको कहीं और अनुमति की जरूरत नहीं है, आप सीधे अपने जहाज को उड़ा सकते हैं। तो क्या उसके लिए कोई प्रयास आप लोगों ने किया है? नहीं, प्रयासरत हैं हम लोग कि अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी बहुत कुछ आगे करना है एनडीआरएफ को। अभी तो एनडीआरएफ नेसेंट स्टेज में है, अभी शिशु के रूप में है, अभी तो मुश्किल से 6-7 साल पहले उसका गठन हुआ है। तो अभी तो इसे बहुत, इट हैज़ टू गो अ लॉन्ग वे
तो अभी धीरे धीरे सभी प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब जो 3 मुख्य ऑपरेशन आपके हुए, कश्मीर में, उत्तराखंड में और अभी आंध्र प्रदेश में, तीनों में सबसे ज़्यादा कठिन कौन सा आपको लगा? देखिए, तीनों डिफरेंट चैलेंजेस दे रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर का जो डिज़ास्टर था, वो पहली बार हम लोगों ने अनुभव किया कि अर्बन फ्लडिंग कैसे होता है। अर्बन फ्लडिंग का इतना बड़ा उदाहरण हम लोगों ने एनडीआरएफ ने कभी नहीं देखा था। और 20 से 25 फीट के पानी में हम लोगों ने अपने ऑपरेशंस किए, और अर्बन फ्लडिंग था जहां से पानी का निकलने का कोई रास्ता नहीं था। चूँकि एनडीआरएफ की टीम वहां गई, हम लोगों ने 24 टीमें वहां पे रखी, और मैंने भी खुद वहां जाकर पर्सनली मैंने सुपरवाइज़ किया, अपने लड़कों को प्रोत्साहित किया, और हमने देखा कि अर्बन फ्लडिंग का एक बहुत बड़ा ही चैलेंज होता है। हमारे बोट्स वहाँ पे थे, इन्फ्लैटेबल रबराइज्ड बोट्स, वो नैरो लेन्स में चलते थे। उससे बहुत क्षतिग्रस्त भी बहुत हुए। उससे बहुत क्षतिग्रस्त हुआ, क्योंकि लेकिन उसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि हमारे बोट्स जो हैं वो बहुत ही यूज़फुल साबित हुए उन फ्लड एरिया में जहाँ पे अर्बन फ्लडिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर में हमने देखा, श्रीनगर के उन गलियों में बहुत से लोग मकान के आगे कटीली तार लगाते हैं बाउंड्री वॉल के तौर पे, या पोल्स गिर गए हैं, उनमें जो है हमारे रबराइज्ड बोट्स जो हैं वो फट जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वही बोट्स हैं जो चल भी पाते हैं। आप बड़े बोट्स उनमें नहीं ले जा सकते हैं। तो हमें जहाँ कुछ नुकसान हुआ वहाँ बहुत फ़ायदे भी हुए। हमने 150 से ज़्यादा बोट्स को वहाँ पे रखा, और हमने काफ़ी 50,000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया उन गलियों से, उन इनएक्सेसिबल गलियों से जहाँ बड़े लगभग 150 नाव आपके पास थी और 1000 लोग थे। 1000 लोग थे हमारे। और ये भी कि 80 टन जो है सो राहत सामग्री का वितरण। जी जी बिल्कुल, 80 टन से के लगभग हम लोगों ने राहत सामग्री बांटा। तो ये एक दूसरा अनुभव था। उत्तराखंड का डिज़ास्टर जो है वो एक डिफरेंट अनुभव दिया था। जैसा मैंने पहले कहा कि कैसे लोगों के बीच हम पहुंचे, सुदूर लोगों के बीच कैसे पहुंचे, वो उसका था। आंध्र प्रदेश का एक साइक्लोनिक स्टॉर्म था। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी देखा आसाम में, मेघालय में, वहाँ पे भी फ्लड आया, लेकिन वो अर्बन फ्लडिंग कम था, रूरल फ्लडिंग ज़्यादा था। छोटे छोटे कश्मीर का तो लोग हैरान है कि पहाड़ में बाढ़, ये अपने आप में बड़ी जो है विरोधाभासी है कि पहाड़ है और बाढ़ है। बिल्कुल, और वहाँ बाढ़ में पानी का निकलने का कोई स्रोत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि श्रीनगर में इसीलिए वाटर लॉगिंग बना रह गया, वहाँ से निकलना। फिर हम लोगों ने पंप्स वहाँ लगाया जिसके कारण उनको पंप आउट किया गया, लेकिन वहाँ स्थिति बहुत ही भयावह थी। लेकिन पंप आउट करने में इतना, जब पानी की मात्रा इतनी अधिक, तो काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी दिक्कत होती है। एक छोटा सा यहाँ पर हम अंतराल लेंगे और अंतराल के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। एनडीआरएफ के कामकाज में और भी बहुत सारे उसके पक्ष हैं जिन पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय आपदा मोचक बल के महानिदेशक ओपी सिंह से। तो सिंह साहब, आपने काफ़ी जानकारी दी। तो ये कहा कि कश्मीर में जो है सो शहरी बाढ़ का आपको पहला अनुभव हुआ। तो ये तो खैर अभी चूँकि इतनी जो है नई व्यवस्था है, एक नया बल है, इसलिए अभी अब बहुत सारे आपको अनुभव होंगे। एक आरोप भी लगता है, और आरोप ऐसा नहीं है कि आप पर लगता है, हमेशा ऐसा होता है कि कश्मीर में हुआ, किस हद तक ये आरोप सही है कि वीआईपी को जो है प्राथमिकता दी गई, आम लोगों को नहीं दी गई। और स्वाभाविक आप इसका खंडन करेंगे, आपको क्या रिपोर्ट है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये आरोप बिल्कुल गलत है। एनडीआरएफ ने कभी किसी धर्म, जाति या क्षेत्रवाद के कारण नहीं कार्य किया है। हमारे सामने बस एक ही है लक्ष्य कि पीड़ितों की सहायता करना, जो डूबा हुआ है, जो भूकंप से या किसी डिज़ास्टर से ग्रसित है, हम उसकी सेवा करते हैं, उसकी जान माल की सुरक्षा करते हैं। और हम लोग इस बात में प्राथमिकता जरूर देते हैं एल्डरली लोगों को, महिलाओं मिलनी को, चाहिए। महिलाएं हैं, अशक्त हैं, लाचार हैं, ऐसे लोगों को तो प्राथमिकता दी भी जानी चाहिए। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम लोगों ने वीआईपी का, बल्कि हम लोग तो उन दूर दराज इलाकों में गए जहाँ पे गरीब लोग रह रहे थे, और उनको हम लोगों ने जहाँ गरीब है वहाँ तो नहीं, लेकिन जहाँ पर वीआईपी और गरीब दोनों हैं, तो हम लोग कभी नहीं देखते कि कौन क्या है, बस हम लोग उनको सेव करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे मैंडेट का वो है, लक्ष्य है। अच्छा, ये मैंडेट आपने कहा ये है कि आपके यहाँ जो चेन ऑफ कमांड है वो किस तरह का है? क्योंकि
इस तरह के जो बल होते हैं जिनको तुरंत काम करना होता है, आप वो सारी अनुमति और प्रक्रिया के पीछे अगर जाएंगे तो फिर तो काम हो नहीं पाएगा। तो क्या चेन ऑफ कमांड किस तरह का है आपके यहाँ? देखिए, हम इस फोर्स का प्रमुख एक डीजी होता है जो मैं हूँ अभी, और हमारे अधीन एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं जो दिल्ली में बैठते हैं, और हमारे 4 DIGs हैं। और मतलब कोई कहीं है तो वो अपनी ओर से सीधा निर्णय ले सकता है? हमारा कमांडेंट निर्णय ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कमांडेंट जो बटालियन के कमांडेंट्स हैं वो अपने उनके एरियाज बटे हैं। एक बटालियन के 3-4 स्टेट्स हैं जो उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, और उस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। आपको क्या गृह मंत्रालय के साथ संयोजन रखना पड़ता है? गृह मंत्रालय के अधीन हम काम करते हैं, NDMA के अधीन हम काम करते हैं, लेकिन हमारा कोऑर्डिनेशन बना रहता है और हमें उनसे भी आदेश मिलते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। लेकिन कहाँ जाना है इसका निर्णय हम स्वयं भी ले सकते हैं। तो वैसे ही मतलब वो पूरी स्वायत्तता आपको है? पूरी स्वायत्तता है, और वो इसीलिए मैंने कहा कि प्री पोजिशनिंग, जहाँ भी कोई आशंका हो कि कोई डिजास्टर आने वाला है, हम अपने बल को प्री पोजीशन कर सकते हैं। एक बात जो आपने कही कि जैसे भूकंप के बारे में कोई भविष्यवाणी, कोई पूर्व चेतावनी संभव नहीं है, तो वो कोई इस तरह की मैपिंग आप लोगों ने कराई है कि कहाँ भूकंप की ज़्यादा संभावना है, कहाँ बाढ़ की ज़्यादा संभावना है, और उस हिसाब से आप जो प्री पोजिशनिंग की बात बार बार कह रहे हैं उस हिसाब से आप अपनी टीम को वहाँ पहले से रखें? बिल्कुल। हमारे यहाँ एक और विंग है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में काम करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, फिर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इन दोनों संस्थाएं जो हैं वो निरंतर ये काम करती हैं कि मैपिंग कैसे हो, और इसके लिए कई GIS मैपिंग की बात कर रहे हैं कि हम लोग उसमें हाई वल्नरेबल एरियाज़ कौन कौन हैं। हम लोगों ने अर्थक्वेक के मद्देनज़र भी हम लोगों ने पूरे कंट्री को बांट रखा है सेस्मिक जोन्स की तरफ, और हम लोग फ्लड प्रोन एरिया क्या है, ड्राउट प्रोन एरिया क्या है, कोस्टल एरियाज जो है वो साइक्लोन प्रोन है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग मैपिंग करके रखते हैं, और उन मैपिंग के आधार पे ही हमारा प्री पोजिशनिंग या हमारा डिप्लॉयमेंट होता है। अच्छा, ये है कि इसमें जो आपका जो बल है, ये कहते हैं कि और भी तरह की जो आपदाएं हैं, चाहे वो जैसे रेडियोधर्मी हो या नाभिकीय हो, न्यूक्लियर हो, या जो इस तरह बायोलॉजिकल हैं, उसके लिए भी आप तैयार हैं? वो थोड़ा बताएं कि वो क्या चीज़ है और उसमें किस तरह की तैयारी है। ये बिल्कुल सही आपने पूछा। हमारी जो 10 बटालियंस हैं, जो शुरू में 8 बटालियंस थी, बाद में फिर 2 और बढ़ गई। जी जी। उस 8 बटालियन में शुरुआत में हम लोगों ने ऐसा रखा कि 4 बटालियन जो है NBC, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल डिज़ास्टर्स को भी केटर करेगी और उसके लिए उनकी एक्सपर्टीज़ हासिल करेगी। बाद में ये भी निर्णय लिया गया कि नहीं, 8 बटालियन में हमारे या 10 बटालियन में हमारे कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो NBC डिज़ास्टर को भी देखेंगे, और यही कारण है कि हम लोगों ने अपने बटालियंस के जितने भी पर्सनेल हैं, NDRF की टीम्स हैं, उन सबों को प्रशिक्षित कराया है NBC के ट्रेनिंग के लिए, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल ट्रेनिंग के लिए, और हम उनकी ट्रेनिंग कराते हैं और उनको तरह तरह की इक्विपमेंट्स देते हैं। लेकिन ये जो है न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, ये तो ये तभी होगा कोई बम गिरा दिया जाए तभी वो संभावना। जी हाँ, बिल्कुल। अभी इसका प्रयोग हम लोगों ने नहीं किया है। जैसे जापान में जो अभी हाल में हुआ था सुनामी, उस सुनामी में एक विद्युत संयंत्र जो है, एक उनका न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो बर्स्ट कर गया था और उसमें काफ़ी रेडिएशंस हुआ था। अनफॉर्चुनेटली कैन यू बिलीव कि हमारी टीम वहाँ गई थी, पूना बटालियन की हमारी टीम वहाँ गई थी और उसने बहुत अच्छा कार्य किया वहाँ पे। लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा की, यहाँ तक कि वहाँ की सरकार ने भी इस बात की प्रशंसा की कि NDRF की टीम जो है उसने NBC के फाइट में उन टैकल करने में मदद की। तो इस प्रकार हम NBC से भी युक्त हैं और हम उनको हमेशा ट्रेनिंग देते रहते हैं। हाँ, तो ये मतलब जो रेडियोधर्मी आपदा से बचने का है तो वो वही हो सकता है जो न्यूक्लियर प्लांट हैं, बिजली न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, या कोई इस तरह का रेडिएशन हो रहा हो, या कोई इस तरह का न्यूक्लियर अटैक की संभावना हो सकती है, जो कि संभावना बहुत ही क्षीण है, लेकिन इस तरह की लेकिन उसकी भी तैयारी पूरी है हमारी। लेकिन उसमें वो कैसे उसको बचाने के लिए क्या आप करेंगे? अगर इस तरह की बात आप कहते हैं, बायोलॉजिकल हो, केमिकल हो, हम उसको कंटेन करने की कोशिश करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कैसे हम उसको कंटेन करने की कोशिश करेंगे, ताकि कंटेन करके हम उसको स्प्रेड आउट नहीं होने दें। हमारी जो टीम के मेंबर्स हैं वो ऐसे पोशाक पहनते हैं, ऐसे यंत्र रखते हैं जिससे हम उन्हें डिफ्यूज करने की कोशिश करें, रेडिएशन अगर हो तो उसको कंटेन करने की कोशिश करें, ताकि वो ज्योग्राफिकल एरिया में ही कंटेन रहे और वो उससे आगे नहीं बढ़े। मतलब उसके लिए भी आपके पास संयंत्र हैं कि वो बिल्कुल हमारे पास है। हमारे पास हाई वैल्यू और लो वैल्यू
दोनों मिलाकर हमारे पास 300 से ज़्यादा हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं जिनका प्रयोग हम किसी न किसी रूप में किसी न किसी डिज़ास्टर में करते हैं। ये बायोलॉजिकल डिजास्टर से क्या मतलब है? बायोलॉजिकल का मतलब हुआ कि कोई इस तरह का जैविक कोई अगर हो, हालांकि उसके हमको नहीं लगता है कि इधर आने वाले भविष्य में कोई इसकी संभावना है, लेकिन अगर हम उसके लिए सक्षम रूप से तैयार ये रहते आरोप हैं तो सद्दाम हुसैन पे लगा था ये लेकिन हम लोग उसके लिए हमेशा मॉक ड्रिल करते रहते हैं, अपने मतलब एक्सरसाइज उसमें करते क्या रहते क्या खतरा है, उसमें क्या होगा? हैं। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या खतरा होगा, लेकिन अगर इस तरह का हुआ, बायोलॉजिकल कुछ हुआ, तो उसमें हम लोग निपट सकते हैं। मतलब उसको भी, उसकी व्याख्या करना भी मुश्किल है। मुश्किल है। ये है कि आपके काफ़ी लोग उसमें मरे भी हैं, जो उत्तराखंड में मुझे पता चला कि काफ़ी लोग उसमें मरे भी। तो क्या इस तरह की और भी दुर्घटना कहीं हुई उत्तराखंड के अलावा? ये केवल उत्तराखंड में ही ये दुर्भाग्य नहीं, रहा? केवल उत्तराखंड का ही बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा, जिसमें हमारे 8 जवान जो हैं शहीद हो गए जी। और इसलिए वो बहुत ही दुखद घटना रही है। तो ये तो खैर, जब इस तरह के काम करने में तो आर्मी है या ये हैं, तो वो खतरा तो बना ही रहता है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कुछ विशेष व्यवस्था है क्या? आप दूसरों को बचाते हैं लेकिन आपके अपने ही जवान संकट में नहीं, पड़ते हम हैं? लोग अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करते हैं। हम एक अनार्म्ड फोर्स हैं, हम कोई वेपन्स नहीं कैरी करते हैं। हमारा वेपन जो है हमारे इक्विपमेंट्स हैं, हमारे टूल्स हैं, और उन्हीं को लेकर हम चलते हैं, उन्हीं को लेकर हम अपनी सेवाएं देते हैं। और हम नहीं समझते कि कोई जानबूझकर हम पे कोई अटैक करेगा। अटैक नहीं, ये तो ऐसी स्थिति में आप काम करते हैं, बाढ़ में काम कर रहे हैं, भूकंप में तो काम कर रहे हैं। हमारे जो लोग हैं एक्सपर्ट्स हैं, अगर बाढ़ में ऐसी स्थिति आती है तो हमारे डाइवर्स हैं, हमारे स्विमर्स हैं, जो अपने आप को बचा सकते हैं। जो खुद नहीं बचा सकेगा वो दूसरों को क्या बचाएगा। इसलिए हम इस थ्योरी को लेकर चलते हैं कि हम सक्षम हैं अपने को बचाने के लिए, और जहाँ तक हो पाएगा हम डिज़ास्टर रिलेटेड इश्यूज़ जितने भी हैं उसमें हम अपनी सेवाएँ देंगे। और आप अपनी टीम के, बटालियन के विस्तारीकरण के लिए, कुछ एक्सपेंशन के लिए कुछ कर रहे हैं, ताकि हर जगह जो है सो यहाँ दिल्ली से जाए या कहीं और जहाँ है वहाँ आपकी टीम है, वैसी स्थिति ना हो जहाँ पे घटना होती है उससे नज़दीक कुछ ऐसे केंद्र बनाए जाए, ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसा कोई विचार? बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग, जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारी 10 बटालियंस हैं। सरकार ने हमारी एक सहमति दी है कि 2 बटालियन हम और हमारा उसमें सम्मिलित होगा, तो इस प्रकार हम 12 बटालियन कुछ ही दिनों में हो जाएंगे। तो उससे कितने संख्या कितनी हो जाएगी? 12 अभी एक बटालियन में कितने एक बटालियन में 1149 लोग हैं, तो हमारी बटालियन उसी हिसाब से 12,000 या लगभग 13,000 के लगभग की हमारी जनसंख्या होगी। साथ ही साथ हम लोगों ने रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर्स की भी परिकल्पना की है। जैसा कि मैंने बताया कि एक बटालियन के कई स्टेट्स हैं जो उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, लेकिन त्वरित गति से कोई पहुंच पाए वहाँ पे, क्योंकि हमारा फास्ट मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर्स भी बनाया है, जो 22 हमारे रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर्स हैं, और उन 22 रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर्स में हमने अपनी टीम्स को, एक टीम या 2 टीम, डिपेंड करता है कि वहाँ की स्थिति क्या है, हम लोग वहाँ पे प्री पोजीशन कर रखते हैं। जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर में हमने श्रीनगर में 2 टीमें रखी हैं, और वो वहाँ परमानेंट रहेंगी। वो श्रीनगर में आपको इसी को उम्मीद थी, कोई ऐसी संभावना नजर आती थी? क्योंकि लोग हैरान हैं कि नहीं, श्रीनगर में कोई ऐसी संभावना नहीं थी। लोग कहते हैं ऐसा कभी देखा ही नहीं, पहली बार ऐसा हुआ। जी, बिल्कुल। वहाँ के लोग कह भी रहे थे कि 60-70 साल में ऐसा कभी हुआ नहीं था, और उन्हें कभी ये आशंका भी नहीं थी कि बाढ़ आएगी, और बाढ़ अगर आएगी तो ऐसी विनाशकारी बाढ़ और इतने बड़े पैमाने पे। तो हम लोग को भी इसका पूर्वानुमान नहीं था। हाँ, बारिश जरूर हो रही थी वहाँ, कई दिनों से बारिश हो रही थी, और इसीलिए हमने 4 तारीख को ही, ये भयंकर स्थिति 7 तारीख को आई है, 4 तारीख को ही हमने 4 टीमें वहाँ पे प्रीपोजिशन कर दी थी। लेकिन वो टीमें जो हैं वो बहुत मामूली ढंग से बाढ़ में फंसे हुए लोगों को, उनको बचाने के लिए लगाई गई थी। लेकिन इसकी इतनी बड़ी लीला होगी या इतना व्यापक इसका असर होगा, ये हम लोगों को पता नहीं चल पाया था। तो जैसा मैंने कहा कि 22 हमारे रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर्स होंगे, और उन 22 जगहों पर हमारी डिप्लॉयमेंट होगी, जिससे कि हम और भी जल्दी से पहुंच सकें उन इलाकों में जहां पे हमारी ज़रूरत है। और एक ये है कि जैसे तूफान में खास करके ये समस्या आती है कि जिस तरफ से तूफान आ रहा है और आपको उस तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, तो वहाँ हवाई जहाज़ ले जाना भी बहुत मुश्किल का काम होता है। वो उस वैसी स्थिति में आप कैसे जो इस्तेमाल लिया, जैसे कि सुनामी आया अंडमान में, और अंडमान हमको जाना है बचाने के लिए, तबाही के बाद तो खैर जाते ही जाते हैं, उसमें कोई तरीका है पहुंचने का? बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा। अभी हाल में ही आंध्र प्रदेश में जब हमारा विशाखापट्टनम में ये हो रहा था ऑपरेशन, तो हमें लगा कि हमें विशाखापट्टनम में और भी टीमें भेजने की ज़रूरत है।
तो हमने अपने 3 बटालियंस को अलर्ट कर दिया और उसमें से एक बटालियन हमारी ऐसी थी जिसे हमें भेजना था। तो हमने दिल्ली के बटालियन से, एयरफोर्स से हमने संपर्क किया और एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से हमने एक बटालियन की टीम्स को भेजना चाहा। लेकिन विशाखापट्टनम में स्थिति ख़राब थी, वहाँ कोई भी एयरक्राफ्ट लैंड नहीं कर सकता था, विजयवाड़ा में भी लैंड नहीं कर सकता था। तो अंततः हमें हैदराबाद लैंड कराना पड़ा और हैदराबाद से हम बाई रोड गए वहाँ पे, और हमें जाने में रात भर हमारी टीम ट्रैवल करती रही। वहाँ पहुँचने में हमें लगभग 14 से 16 घंटे लग गए। तो ये स्थिति तो ख़राब होती है। अगर हम पहले से प्री पोजीशन करते हैं तो वो, अगर हमें बाहर से इंडक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें ये दिक्कत होती है कि हम कहाँ उनको लैंड कराएं। और फिर कोई, चूँकि वो ख़तरा वाली स्थिति रहती है, हम वहाँ पे मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार काम करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे कोई ख़तरा हो, तो हम किसी आसपास की जगह पे वहाँ पे लैंड कराते हैं और वहाँ से बाई रोड ट्रैवल करते हैं। चलिए सिंह साहब, इतनी जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी टीम जो है भविष्य में पूरे प्रभावकारी तरीके से लोगों को बचाने में जैसे काम कर रही है और बेहतर तरीके से और कहा जाए बेहतर सुविधाओं के साथ सफल हो पाएगी। इसी कामना के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे। तो ये थे ओपी सिंह, महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा मोचक बल, जिन्होंने विस्तार से बताया कि जो आपदा की स्थिति होती है उसमें किस तरह से ये बल जो है लोगों को बचाने का काम करता है। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजें sudhanshuranjan@hotmail.com, या आप हमें पत्र लिख सकते हैं। सीधा संवाद, कमरा संख्या 511, टावर बी, दूरदर्शन भवन, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार।